हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेक्शन नंबर 44 AD, 44 ADA, 44 AE, जो कि प्रिजम्पटिव बेसिस में जहां पर आप इनकम डिक्लेयर कर सकते हो। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं कि क्या लिखा है इन सेक्शंस में और किसको अप्लाई होता है और कितना प्रिजम्पटिव इनकम आपको दिखाना पड़ता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे खाली 44 AD की। हम बात करेंगे 44 AD। सेक्शन नंबर 44 AD क्या बोलता है, आपको पूरा फोकस खाली 44 AD में रखना है, बाकी को अभी इग्नोर मार दीजिए। तो सेक्शन नंबर 44 AD क्या बोलता है, अगर आप एक रेजिडेंशियल इंडिविजुअल हो या फिर एक HUF हो या फिर एक पार्टनरशिप फर्म हो, तीन जन को लगता है इंडिविजुअल, HUF, पार्टनरशिप फर्म, पर आपको LLP नहीं लेना है। LLP को ये नहीं लगता है, LLP को 44 AD नहीं लगता है, ठीक है। engaged in eligible business and who has not claimed deduction under section 10AA chapter 6A under C deduction in respect of certain income। अगर आप ये तीन बिजनेस कर रहे हो, यानी अगर आप रेजिडेंशियल इंडिविजुअल हो, HUF हो या फिर पार्टनरशिप फर्म हो, और आपने कोई भी 10AA में डिडक्शन नहीं क्लेम किया या फिर कोई और चैप्टर 6A में डिडक्शन क्लेम नहीं किया है, तो आपको ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाता है। पर ये सेक्शन किसको किसको एप्लीकेबल नहीं होता है, तो यहाँ पर जो भी 44AA1 में प्रोफेशन स्पेसिफाइड किए गए हैं वो लोगों को ये 44 AD जो है वो नहीं ले सकते। या फिर अगर आपकी कमीशन या ब्रोकरेज की इनकम है तो आप 44 AD नहीं ले सकते हो, या फिर आपका कोई एजेंसी बिजनेस है तो आप 44 AD नहीं ले सकते हो। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब आते हैं दोस्तों कि एलिजिबल कौन कौन है। सबसे पहला, जो भी बिजनेस ऊपर में आपको बताया मैंने, इंडिविजुअल, HUF और पार्टनरशिप बिजनेस, अगर उसका टोटल टर्नओवर या फिर ग्रॉस रिसिप्ट प्रीवियस ईयर में 2 करोड़ रुपए, 200 लाख यानी 2 करोड़, 2 करोड़ से कम है या 2 करोड़ के बराबर है, तो आपको ये स्कीम लेना मिल जाता है, ऑप्शन इसका, आप इसको ले सकते हो, ठीक है। यानी आपका 2 करोड़ से नीचे का सेल्स होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपका ये जो 2 करोड़ का लिमिट है, ये 2 करोड़ का लिमिट 3 करोड़ हो जाएगा, आपको एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। देखो क्या, टोटल टर्नओवर ग्रॉस रिसिप्ट इन प्रीवियस ईयर लेस देन इक्वल टू 3 करोड़ इन द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर इफ कंडीशन एग्रीगेट कैश रिसिप्ट इन द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर लेस देन इक्वल टू 5% ऑफ टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट। दोस्तों देखो, सिंपल है, अगर आपको 44 AD लेना है तो 2 करोड़ के नीचे का टर्नओवर होना चाहिए, बात खत्म। पर अगर आपको 3 करोड़ की लिमिट चाहिए तो आपको एक कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी कि आपकी जितनी भी कैश रिसिप्ट्स होगी वो 5% से कम होनी चाहिए, ठीक है। 5% या उससे कम होनी चाहिए कैश रिसिप्ट, तो आपकी जो लिमिट है वो 3 करोड़ हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब जब आप ये कैश देखोगे कि 5% से कम है कि नहीं, तब आपको उसमें एग्रीगेट अमाउंट बाय चेक ड्रॉन ऑन अ बैंक और बाय अ बैंक ड्राफ्ट विच इज़ नॉट अकाउंट पेई, उसको कैश मानना है। यानी कि अगर आपका अकाउंट पे ही बैंक ड्राफ्ट या फिर अकाउंट पे ही चेक नहीं है तो उसको कैश माना जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर हम आते हैं प्रिजम्पटिव इनकम आप कितना दिखा सकते हो 44 AD में। तो प्रिजम्पटिव इनकम आप दिखा सकते हो 8% ऑफ द टोटल सेल्स या फिर ग्रॉस रिसिप्ट या फिर टर्नओवर, आप 8% आपको टोटल इनकम दिखाना है। पर ये 8% घटकर 6% हो जाएगा, पर उसके लिए भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। क्या कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी कि आपका जो भी टोटल टर्नओवर, ग्रॉस रिसिप्ट जो है वो रिसीव्ड होना चाहिए अकाउंट पे ही, चेक, बैंक ड्राफ्ट, ECS से, तब, या फिर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, IMPS, UPI, RTGS, NEFT, भीम, आधार पे वगैरह वगैरह। तो अगर आपने बैंक में अगर अकाउंट पे चेक या फिर जो भी सिस्टम अलाउड है उससे अगर आपने पैसा लिया है तो वहाँ पर आप 6% इनकम शो कर सकते हो, और वो इनकम आपको ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग के पहले मिल जानी चाहिए। वो इनकम आपको ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग के पहले बैंक अकाउंट में मिल जानी चाहिए, तो आप उसके लिए 6% की इनकम दिखा सकते हो। मेरा सवाल ये है दोस्तों, क्या मैं दोनों एक साथ दिखा सकता हूँ? यानी कि अगर मैंने कैश सेल किया है या तो
कैश को क्या मैं 8% में दिखा सकता हूँ और जो बैंक वाले अमाउंट क्या मैं उसको 6% में दिखा सकता हूँ? तो आंसर इज यस, आप ऐसा भी कर सकते हो। जो भी बैंक में पैसा आया उसके लिए आप 6% लो, या और जो भी पैसा कैश में आया उसके लिए आप 8% लो, ऐसा भी आप कर सकते हो। उसके लिए कोई भी यहाँ पर रोक टोक नहीं की गई है। पर आपको एक बात याद रखना है कि जो बैंक में पैसा आया है वो ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग के पहले आ जाना चाहिए। और अगर आपने 44AD ले लिया तो आपको सेक्शन नंबर 30 से 38 तक जो भी डिडक्शन है ऐसा माना जाएगा वो आपने क्लेम कर लिया है। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो सवाल ये है, क्या सैलरी और इंटरेस्ट जो पार्टनर को देते हैं वो मिलेगा? वो भी नहीं मिलेगा, वो भी नॉन डिडक्टिएबल है, वो भी आपको नहीं मिलेगा। अब दोस्तों जब भी आप ये 44AD लोगे तो आपका WDV जो है वो वैसे ही डिक्रीज होता रहेगा। ये मान के कि आपने डेप्रिसिएशन भी क्लेम किया है तो आपका WDV भी ऑटोमेटिकली डिक्रीज होते जाएगा। अब आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब मेंटेन करना है? देखो दोस्तों, अगर आप प्रिजम्पटिव बेसिस पे दिखाते हो इनकम को, यानी अगर आपका टोटल टर्नओवर 2 करोड़ से नीचे है और आप जो है ये सेक्शन क्लेम करते हो, या फिर अगर आपका टर्नओवर 3 करोड़ से नीचे, 3 करोड़ कौन से केस में? जब आपकी कैश रिसीप्ट 5% से कम है तब, और आप 8% से ज़्यादा या 6% से ज़्यादा इनकम दिखाते हो, यानी आप इस सेक्शन में कंप्लीटली अपनी इनकम शो करने वाले हो, तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। देखो लिखा है, इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट अंडर सेक्शन 44A एंड गेट देम ऑडिटेड अंडर 44AB। ऑडिट भी नहीं कराना है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन भी नहीं कराना है अगर आपने प्रिजम्पटिव बेसिस में दिखाया है तो। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर एक ये बोलता है कि अगर आपने 44AD 1 साल ले ली तो अगले 5 साल तक आपको 44AD लेनी पड़ेगी, और अगर आपने बीच में ब्रेक किया, अगर आपने बीच में 44AD नहीं लिया तो आप अगले 5 साल तक 44AD नहीं ले सकते, और जब आप 44AD नहीं ले पाओगे तब आपको ऑडिट भी कराना है और बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन करना है। अगर आपका टोटल इनकम एक्सीड कर जाता है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट तो सिंपल है। अब एडवांस टैक्स आपको 44AD में खाली 15 मार्च तक आपको भरना रहता है। ये था दोस्तों हमारा सेक्शन 44AD। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो और अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कुछ डाउट हो तो कमेंट करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करिए चैनल को। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।